यहाँ पर ऐसे समझिए कि हमें हमें s बराबर दिया हुआ है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है s बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो s बराबर 2t स्क्वायर माइनस 3t का जो रिलेशन है, इसमें t चेंज करेगा तो s चेंज करेगा। इसका मतलब है पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट। और यदि पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में हम रेट देखेंगे तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे पार्टिकल की पोजीशन के चेंज होने का टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। यदि पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ds अपॉन dt चाहिए, तो हमको कैसा वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। और यदि हम डेल्टा s बाई डेल्टा t करते हैं तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलता है, ठीक। तो वेलोसिटी दो तरह का हुआ, एक हो गया एवरेज वेलोसिटी और एक हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यदि डेल्टा s बाई डेल्टा t होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वेलोसिटी को, और हमें क्या चाहिए ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसीलिए तो वो किस टाइम पे पूछ रहा है, 2 सेकेंड पर। यदि ये एवरेज होता तो इंटरवल पे होता, लेकिन ये इंस्टेंट पे पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग इस रेशियो को निकाल लिए, डेल्टा एस बाई डेल्टा। अब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो जो पोर्शन आएगा वो जो डेल्टा टी है कैंसिल आउट होगा। अब डेल्टा टी को टेंस कराएंगे जीरो के लिए, किस में, डेल्टा टी को जीरो तब टेंस कराना है किस में, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वाले एक्सप्रेशन में। तो हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। तो ds अपॉन dt कैसे मिला, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में हम डेल्टा टी को जीरो की तरफ टेंस कराए थे, कल हम लोग किए थे ये काम। तो हमें ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, ds अपॉन dt देते हैं ना। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या नाम से आएगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ds बाई dt के टर्म से आएगा। तो dx बाई dt हमारा निकल गया कितना, 40 माइनस 3। और उसके बाद हम कितने टाइम पे चेक करना चाहते हैं, 2 सेकंड पर। 4 सेकंड पे भी चेक कर सकते हैं, 0 सेकंड पे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में 0 सेकंड पे चेक करेंगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, -3 मीटर पर सेकंड होगा, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगा, और वो -3 होगा। 1 सेकंड पे कितना होगा, 4 माइनस 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड होगा। यानी कि 0 से 1 सेकंड के बीच में कहीं ना कहीं वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, और वही हम 2 सेकंड पर निकाले हैं इससे। समझ पाए इसको। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि पार्टिकल का यदि कोई पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका एक्सप्रेशन यदि दिया हुआ है तो वहां से हम एवरेज रेट निकाल करके उसको टेंस करा देंगे किधर, जीरो की तरफ, तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा। यहाँ एवरेज रेट भी पूछ सकता था, कोई इशू नहीं था, यहाँ एवरेज रेट भी पूछता, मान लीजिए 2 सेकंड से 4 सेकंड के लिए पूछता, तो हम यहाँ पे आते और यहाँ पर इसको जीरो नहीं करते, इस जगह पे चेक करते कि 2 सेकंड से 4 सेकंड में क्या होता है। तो हम पहले पुट करते 2 सेकंड, तो हमको एस इनिशियल मिलता, और जब हम 4 सेकंड पुट कर रहे होते तो हमको एस फाइनल मिलता, और हम एस फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो हमको क्या मिल जाता, एवरेज रेट मिलता, जो हम लोग कर चुके हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम इतना कर रहे हैं। अब इसके आगे हम इतना हर बार करने नहीं जाएंगे, इसके लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन एक टर्म है जिसको हम लोग सीखेंगे, जिसके हेल्प से हम डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी आपको 1-2 स्टेप हम बताएंगे तब यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। वो कैसे पहुँचेंगे हम लोग अभी उसी को देखने वाले हैं, समझ गए। जिनको लिखना है लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखें, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक फॉर्मूला। टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट। यदि इंस्टेंटेनियस रेट हमको पता करना होगा तो कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको हमें पता करना है, ठीक है। बेसिक फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे,
उसमें सबसे पहला बेसिक फार्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट बेसिक फार्मूला, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब एकदम माइंड में क्लियर रखना है कि हमारा x क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट निकालना मतलब डिफरेंशिएशन भी करना होता है, जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो यहां पर y इज फंक्शन ऑफ क्या है, x है। इसका मतलब है कि y का वैल्यू चेंज करेगा किसके चेंज होने से, x के चेंज होने से। तो ऐसा यदि कोई रिलेशन है तो y इज इक्वल टू x टू द पावर n, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, कोई इंटीजर है या रियल नंबर रख लीजिए, रियल नंबर दे देते हैं। ठीक है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो n का वैल्यू जैसे मान लीजिए 1/2 या -1/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो दिस इंप्लाइज यदि हमको निकालना क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो dy अपॉन dx होगा। इसका मतलब है कि जो रेट निकलेगा, जो रेट हम निकालेंगे वो हमेशा निकालेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा ध्यान रखना है। और उस एक्सप्रेशन से हमको ये फाइंड, अपने एक्सप्रेशन देकर ये पता कर लेना है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर dy अपॉन dx लिखे तो वो फॉर्मूला क्या कहता है कि n जो है वो जंप करके आगे आ जाएगा। ठीक है, ये जंप करके आगे आएगा तो यहाँ हो जाएगा n x। अब यहाँ n है तो एक जंप करके इधर आ गया तो n-1 बचा। ठीक है, समझ रहे हैं। और एक चीज और समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, और वहां पर डिफरेंशिएशन भी उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, यहाँ पर हम इसको यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और हम वहां लिखे हुए हैं कि y क्या है, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यदि एंड यहां पर लिख देते हैं एंड एक्सप्रेशन इज expressed in terms of x, ये x के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि y इज इक्वल टू t टू द पावर n और हम कर रहे हैं dy अपॉन dx। समझे, यहां पर इस एक्सप्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y। यहां पर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो तो ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कोई ऐसा वेरिएबल जो यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कुछ और काम करेंगे। ठीक है, कुछ और काम क्या करेंगे, कुछ और रूल्स उसके लिए क्या है वो हम बाद में देखेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा ये चीज़ें जनरली लोग भूलते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये एक्सप्रेशन उसके लिए है, इसके लिए नहीं है। बात समझ पाए। तो यहाँ पर n x टू द पावर n-1, तो यहाँ पर ये हम इसके लिए हम अभी नहीं करेंगे, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आइए, तो एक यदि आपको ये पता हो गया
एग्जाम्पल आपके लिए ये क्लियर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन छोटा सा, मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, आपके पास ये है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, आप पता करके बताएं कि dy अपॉन dt कर सकते हैं, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ y क्या है, डिपेंडेंट, और t क्या है, इंडिपेंडेंट, और यहाँ हो भी रहा है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर dy अपॉन dt आप t बराबर 3 सेकेंड पर बताना है हमको कितना होगा। तो हम लोग सिंपली इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, dy अपॉन dt कर रहे हैं, तो आ जाइए पहले इसको हटा देते हैं, अभी स्टार्टिंग में इसको लेके चलते हैं। तो 3 एक कांस्टेंट है, बाहर है, और यहाँ t टू द पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ n कितना हुआ, 2 हुआ, तो अब 2 आगे आएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 होगा, यहाँ n क्या था, 2, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया, तो 3 इंटू 6, ये 6 हो गया, और t टू द पावर 1 यानी कि 60 लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ऐसा ही मान लीजिए कि क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू टी टू द पावर 5/2, ठीक है, इसमें t चेंज होने से x चेंज हो रहा है, तो अब हमको निकालना है क्या, dx अपॉन dt, तो यहां पर क्या होगा, 5/2 एज इट इज आ जाएगा, और t टू द पावर 5/2 माइनस 1 होगा, तो यहां पर 5/2 मतलब 2.5 माइनस 1, तो कितना बचेगा, t टू द पावर 1.5 यानी कि 3/2 बचेगा, ऐसा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे q बराबर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 7/2 ऐसा दिया हुआ है, तो हम यहां से dy अपॉन dx करेंगे कि dy अपॉन dt करेंगे, dx करेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल इंडिपेंडेंट कौन सा है, x है, तो यहाँ माइनस 7/2 एज इट इज हो गया, और x टू द पावर माइनस 7/2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7/2 x टू द पावर, अब ये 2 इधर जाएगा, तो यहाँ 2 और 7 यानी कि माइनस 9 होगा, ऐसा, अरे बोलो, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब x का जो वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा पुट करके आंसर निकाल लेंगे, समझ पाए, तो ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, एक सेकेंड रूल बोलता है, सेकेंड रूल, पहले इसको लिख लीजिए, फिर सेकेंड रूल में आते हैं, उसको लिख लीजिए पहले। मतलब नहीं कर नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। इट मीन्स कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज किया कि नहीं। पार्टिकल का पोजीशन चेंज भी हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। यदि पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं किया तो वहां रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया। ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा एस 0 हो गया, इसका मतलब चेंज क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए कांस्टेंट का रेट जो या कांस्टेंट में चेंजेस नहीं आता है, इसीलिए उसका रेट क्या होता है, 0 होता है। कोई कांस्टेंट का रेट हमेशा 0 मिलेगा, समझ गए। तो यहां पर हम इसके लिए यहां 0 कर दिए। अब यहां dy अपॉन dx है इज इक्वल टू, यहाँ 3 2 6 होगा, x टू द पावर 1 होगा, और माइनस 2 इंटू 1 होगा, x टू द पावर 0 होगा, और ये तो 0 हो ही गया। अब यहाँ dy अपॉन dx लिखना चाहेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन में 6x लिख सकते हैं, x पे पावर 1 मतलब x, माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ x समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, बोलो क्यों, समथिंग टू पावर 0 0 क्यों होगा, बताओ साहिल, तुम बताओ। हाँ, समथिंग कोई भी वैल्यू के ऊपर 0 देंगे, पावर 0 होगा, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, क्यों बोलिए, 1 हो गया। तो dy अपॉन dx क्या हुआ, फाइनली 6x माइनस 2 हुआ। तो ये एक्सप्रेशन हमारा जो भी आया वो डिफरेंशिएशन के पार्ट करने से आया। इस पार्ट को हम लोग ने अलग डिफरेंशिएट किया, इस पार्ट को अलग डिफरेंशिएट किया, थर्ड पार्ट को अलग, ऐसे 4 पार्ट रहेंगे, 4 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे,
समझ गए? तो ये रूल है डिफरेंशिएशन का किसके लिए? जब एक्सप्रेशन इस टर्म में दिया हुआ है, और सिंपली ये चीज हम लोग पहले से जान रहे हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, सो इफ द वैल्यू ऑफ x विल चेंज, दैट विल चेंज इंडिपेंडेंटली, सो corresponding to it the value of y will change, that's why y is function of x. ठीक है, x के चेंज होने से y का वैल्यू चेंज होगा ही होगा, और एक सीक्वेंस, एक सिस्टम में होगा, सेगमेंट में होगा, तभी तो हमको एक ग्राफ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि x का वैल्यू 2 हो गया तो y का वैल्यू 4 हो रहा है, तो अगली बार x का वैल्यू हम 3 करेंगे तो y का वैल्यू कुछ चेंज करेगा, उनके बीच का एक रिलेशन होगा, वो ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं होता रहेगा। ठीक है, उनके बीच का रिलेशन होगा, एक कनेक्टिविटी होगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यदि यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि हम ऐसा लिखना चाहें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि यदि हम एक टेबल छोटा सा बनाते हैं और उसमें x और y लिखते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे फिर डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 0 रखें तो y कितना मिलेगा? 0। इसका 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, इसका 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, इसका 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, इसका 4 रखेंगे तो, एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि 1 रखने पर 1 मिला है और 2 रखने पर 26 मिल जाएगा, उसका एक सीक्वेंस है, वो स्क्वायर हो रहा है वैल्यूज। तो इसीलिए ये रिलेशन है, और रिलेशंस को मेंटेन करते हुए हम लोग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। अभी हम लोग ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा 3 क्लास ग्राफ में रहेंगे, पूरा ग्राफ को डिटेल में पढ़ेंगे, तब सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और खासकर ग्राफिकल क्वेश्चंस और अच्छे से बनेंगे, जो कि नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक्स है। यदि मैकेनिक्स से क्वेश्चन उठाएगा या फिर आगे के 12th के पोर्शन से उठाता है तो ग्राफ जरूर देगा। ग्राफ के क्वेश्चंस बनने चाहिए, ग्राफ को देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, और वो सब चीजें होंगी। बस मेरे साथ सफर करिएगा तो पहुंच जाइएगा। सफर में आप जैसे अलाउ कीजिएगा कि हाँ सर कंफर्टेबल है, एक्सेलरेशन बढ़ाइए, एक्सेलरेशन दीजिए गाड़ी को, कार आगे बढ़ाइए तो हम तेजी से निकाल लेंगे। आप बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो स्लो करेंगे। ऑल थिंग विल डिपेंड अपॉन यू, बिकॉज आई एम फंक्शन ऑफ यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम अपना लेक्चर के रेस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये होना भी चाहिए। और आपका लेवल कैसे बढ़ेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप घर जा करके जो पढ़ाए गए टॉपिक है उसको कितना अच्छा से रिवाइज करते हैं, उसके दिए गए असाइनमेंट्स कितना बनाते हैं और कितना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। और ये आपके हाथ में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर आपको 5 to 6 आवर के लिए रखेंगे। रेस्ट ऑफ द टाइम दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि क्या आप करते हैं, क्या आप नहीं करते। यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 18 आवर्स और 19 आवर्स, वट यू आर डूइंग एंड वट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन डू यू हैव। सब लोग फोकस कीजिए यहाँ पर। सिचुएशन क्या है? y is again function of x, it means the value of x will change, correspondingly the value of y will change। ठीक है, ठीक है, इतना। एक्सप्रेशन क्या है? पहला वाला एक्सप्रेशन अलग था, y is equal to x to the power n था, where n is integer और रियल नंबर था। ठीक है, y sin ax plus b है, यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सब लोग पढ़ चुके हैं, उसमें ये पता है ना कि ये हमारा ऑपरेटर है और ये उसका वैल्यू है। ठीक है, जैसे आटा चक्की देखा आपने, उसमें आप यदि गेहूं डालेंगे तो आपको गेहूं का आटा मिलेगा, चना डालेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, चना डालेंगे तो सत्तू मिलेगा। हाँ, क्या बोले, क्या मिलेगा? चना का आटा मिलेगा। यदि भुजा हुआ चना डालेंगे तो सत्तू मिलेगा, और यदि भुजा हुआ चना नहीं डालेंगे तो बेसन मिलेगा। ठीक है, बहुत सालों का अनुभव है। पढ़ाने से पहले हम पढ़ाने से पहले हम ना वो चक्की पे ना बेल्ट लगाते थे हम ही। ठीक है, आइए उसमें डिटेल नहीं जाना, आप समझिए। तो उसी तरह जो जो वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा आटा चक्की है, जो जो वैल्यू उसमें हम देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू देगा। ठीक है, ऑपरेटर कौन है? साइन। वैल्यू क्या है? x। अब x के टर्म में यहाँ पर रिलेशन क्या है? ax प्लस b, जहाँ a और b क्या है? कांस्टेंट है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है dy अपॉन dx पता करना है। ठीक है,
मतलब x वेरिएबल है चूंकि, ठीक है ये तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos ax प्लस बी, ठीक। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन तो कर दिया, इसको ऐसे तरीके से लिख दे आप, फर्स्ट स्टेप है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं d अपॉन डी एक्स, ये हमारा ऑपरेटर है डेरिवेटिव, ये ऑपरेटर है हमारा, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटर है और यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, साइन ax प्लस बी। समझ पाए ये बात, ठीक है। अब हम साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिख रहे हैं, इसका वैल्यू है cos, तो cos क्या होगा, ax प्लस बी होगा। अब हमको एक चीज बताइए, जो हम पहले रिपीट किए थे अभी थोड़ा देर पहले, उसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका वैल्यू है ना, साइन का तो ये पूरा का पूरा वैल्यू है, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां तो ax प्लस बी है, यहां पर ax प्लस बी है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। सिमिलर उसी तरह जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy अपॉन dt के टर्म में, तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, लेकिन वहां क्या है, x है। उसी तरह यहां पर ax प्लस बी है, लेकिन कर के इसके रिस्पेक्ट में रहे x, ठीक है। तो यहां पर हमको फिर आगे जा करके x के टर्म में करना पड़ेगा। कैसे उसको समझते हैं, देखिए ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos ax प्लस बी। अब फिर हमारा बचेगा d अपॉन डी एक्स, किसका, तो ax प्लस बी का। कुछ समझ पाए, पहले हम किसका किए, ये पूरे टर्म का, तो ये आ गया, अब ये आ गया, तो लेकिन ये वाला टर्म तो हमारा अलग है ना x से, तो अब अगली बार उसको करेंगे x के रिस्पेक्ट, ठीक। कुछ माइंड में गया, ठीक है। बायोलॉजी वाले खास करके, क्योंकि मैथ वाले तो रिपीट करेंगे भी, बायोलॉजी वाले रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए और अच्छे से इसको रिलेट करिए। मैंने पहले ही बोला है कि यदि y इज फंक्शन ऑफ x है तो ठीक है, तो हमें, लेकिन यहां पर हम जो काम कर रहे हैं वो तो t के रिस्क कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि t बराबर ax प्लस बी है, ठीक है, t का x से रिलेशन है वो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ x है, जैसे यहां हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी को फिर से हमें करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहां पर d लिखे हैं ax प्लस बी। अब यहां आइए, कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ फिर से रिपीट होंगी तो समझ में आएगा। तो यहां हो गया cos ax प्लस बी, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है a इंटू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। बोलिए हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर a इंटू एक्स है, तो x मतलब x पे पावर 1, यानी कि n का वैल्यू कितना 1, तो 1 आगे आ गया और 1 माइनस 1 हुआ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन से। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम अभी डिस्कस किए हैं। तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहां क्या लिखेंगे, cos ax प्लस बी, और यहां क्या आ जाएगा a इंटू 1, क्योंकि x टू द पावर 0 हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a cos ax प्लस बी। ये एक्सप्रेशन बनेगा किसका, dy अपॉन x। मेरी इस विचार से आप सहमत हैं कि मन में कुछ प्रश्न है? यदि प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना है। क्या बोलते हैं आप? इफ y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और एंड इस बार क्या है, इस बार y बराबर साइन, सॉरी y बराबर cos ax प्लस b है, उसी तरह का है कुछ सिचुएशन है, तो यहां dy अपॉन dx ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, d अपॉन dx किसका, जो हमारा एक्सप्रेशन है cos ax प्लस b, ठीक, और फिर ax प्लस b का भी तो करेंगे, d अपॉन dx किसका, ax प्लस b हो गया। अब यहां आइए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका cos का करेंगे माइनस साइन ax प्लस b, और फिर इसका करेंगे तो a आएगा,
तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी होगा। बोलिए, इस कहानी से आप सहमत हैं? अब छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यदि आपको लगे तो एग्जाम्पल एक समझते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 5, ठीक है, कुछ मिलता जुलता लग रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, साइन 2x माइनस 5 का, और फिर d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, 2x माइनस 5 का। तो यहाँ जो ये वैल्यू आ रहा है साइन का क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस 2x माइनस 5, और इसका करेंगे तो 2 आएगा, तो वैल्यू सीधे कितना हो गया, 2 कॉस 2x माइनस 5। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू कॉस 0.5x माइनस 1/3, तो आपको निकालना है क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका फॉर्म समझ गए, तो यहाँ 0.5 इंटू माइनस साइन 0.5x माइनस 1/3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा? एक विद्यार्थी ने पूछा सर y इज इक्वल टू कॉस 1/3x है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/3 कॉस 1/3x। बोलिए हाँ। समझ में आ रहा है कुछ कि मास्टर तेजी से निकल जा रहा है? कहाँ, साइन का कॉस तो किए ही, और कॉस का माइनस साइन किए हैं, कॉस वाले का, तो कॉस का यहाँ साइन हो जाएगा, बस यही ना, साइन हो जाएगा, ठीक है। सब लोग सहमत हैं? सब लोग दुखी क्यों हैं? दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा है।